this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम स्टार्ट करने वाले एक फ्रेश चैप्टर से जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? सिंपल, बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बीइंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को पढ़ेंगे, मतलब ऑब्वियसली आज कंप्लीट नहीं करेंगे, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर से काफ़ी लोग डरते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ लेंथ इसकी थोड़ी बड़ी है या पता नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है चैप्टर और मैं कोशिश करूँगी कि आपको भी उतना ही अच्छा लगे। अच्छे से वीडियो सारी देखना, क्वेश्चन सॉल्व करना, बुक पढ़ना तो ही आपको आएगा, नहीं तो फिर मैं बोल के चली जाऊँगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर से। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग बीइंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट आर बायोमोलिक्यूल्स। अब हम बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स की एनालिसिस करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? हमारे पास, अगर आपने बचपन में केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो इसको बोलते हैं मोर्टर एंड पेस्टल, या इसको नहीं, जो असली में जो मोर्टर एंड पेस्टल होते हैं उसको बोलते हैं। ये मैंने बनाने की कोशिश की है मोर्टर एंड पेस्टल को। इसमें हमने क्या किया, मान लेते हैं हमने कि इसके अंदर लिवर का टिश्यू ले लिया। क्या है हमारा? लिवर टिश्यू। इस लिवर का जो टिश्यू है उसके अंदर हम लोग ने डाल दिया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। पहले मैं लिखती हूँ, ट्राइक्लोरो यानी 3 क्लोरो एसिटिक एसिड। हमने क्या किया, एक मोर्टर एंड पेस्टल लिया, उसके अंदर हम लोग ने एक लिवर का टिश्यू डाला, उसको हम लोग ने अच्छे से ऐसे मिक्स किया। किसके साथ डाला? पहले तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ डाला, उसको अच्छे से मिक्स करा और उसकी क्या बनाई? स्लरी बनाई, यानी पेस्ट की तरह या ऐसा कुछ बोलो, स्लरी बनाई। फिर उसको हमने क्या किया? फिल्टर किया थ्रू, मान लो, चीज क्लॉथ। तो हमें क्या देखने मिला, हम वो देखते हैं। हम लोग ने स्लरी बनाई लिवर टिश्यू की ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, उसकी स्लरी बना के हमने उसको क्या कर दिया? फिल्टर कर दिया। अब फिल्टर करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो कि नीचे फिल्टर हो जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो कि फिल्टर नहीं होगी। तो जो फिल्टर हो जाती है चीज़ें उसको हम लोग बोलते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल या फिर फिल्ट्रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो एसिड के अंदर सॉल्यूबल हो गए और फिर उसके बाद नीचे आ गए, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो सॉल्यूबल नहीं होती है एसिड में, तो हम लोग उसको बोलते हैं एसिड इनसॉल्यूबल पूल या फिर रिटेंटेड। हमने दो चीज़ें देखी, एक था एसिड सॉल्यूबल पूल और दूसरा है एसिड इनसॉल्यूबल पूल। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, मोर्टर एंड पेस्टल में लिवर का टिश्यू लिया, उसके अंदर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लिया, उसकी स्लरी बनाई, उसको फिल्टर किया। फिल्टर करके हमने ये देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर आ गई, यानी वो फिल्टर हो गई, इसलिए उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं आई, वो नहीं फिल्टर हो पाई, तो उसको एसिड इनसॉल्युबल पूल या फिर रिटेंटेड बोलते हैं। तो एसिड सॉल्युबल पूल में वो सब चीज़ें आती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 8 to 80 डाल्टन, और एसिड इनसॉल्युबल पूल में वो आती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 होता है। 80 और 10,000 के बीच वाले कहाँ हैं वो मुझे नहीं पता, वो मे भी एग्जिस्ट नहीं करता है या पता नहीं, पर लेकिन ऐसा ही याद रखना 8 to 80 वाले एसिड सॉल्युबल पूल में होंगे और
ग्रेटर देन 10,000 वाले किस में होंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल में होंगे। अब एसिड सॉल्युबल पूल में क्या क्या चीज़ आ सकती है, उसमें आ सकता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड जिसको मैं ए लिख रही हूँ। एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्या क्या आ सकता है, उसमें आ सकता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फिर इसमें आ सकता है लिपिड। लिपिड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उस पर से क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ऐसी चीज़ें जो कि छोटी होती है साइज़ में, वो इजीली नीचे जा सकती है। तो वो छोटी होती है साइज़ में, वो कौन सी चीज़ें आएगी, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। लेकिन जो बड़ी होती है साइज़ में, जो फिल्टर नहीं हो पा सक रही है, वो रह जाएगी रिटेंटेड में। अब अमाइनो एसिड, प्रोटीन को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो अमाइनो एसिड मतलब 1 2 3 4 5 6 से बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन, जिसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके बनाएंगे प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड एक सिंगल चीज़ हुई, लेकिन बहुत सारा जो था वो प्रोटीन हो गया। तो अमाइनो एसिड अकेला तो फिल्टर कर जाएगा, लेकिन जो प्रोटीन होगा वो फिल्टर नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रोटीन ग्रेटर देन 10,000 वाले में आता है और अमाइनो एसिड इसमें आता है। सिमिलरली ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्रेटर देन 10,000 में आ सकता है, और जो ग्लूकोज है वो 8 to 80 वाले में आ सकते हैं। 8 to 800 सॉरी 8 to 800 है। पर अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, लिपिड एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो कि जिसका वेट होता है 800, लेकिन वो आता है ग्रेटर देन 10,000 वाले की कैटेगरी में। ऐसा क्यों, उसको मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट भी है, उसको सुनना। पहले मैं एक बार ये रिवाइज कर लेती हूँ। हमने क्या लिया, मोटर एंड पेस्टल लिया, उसके अंदर हमने डाला लिवर का टिश्यू, उसके भी अंदर मतलब मोटर के अंदर हम लोग ने उसके अंदर ऐड किया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। उन दोनों को हम लोग ने मिक्स किया अच्छे से, उसकी स्लरी बनाई, स्लरी बना के फिर उसको फिल्टर किया, एक चीज़ क्लॉथ की मदद से उसको फिल्टर कर दिया। अब फिल्टर करके क्या होगा, जो भी चीज़ें जिस भी चीज़ का साइज़ छोटा होगा वो क्लॉथ से वो नीचे चला जाएगा, जिस चीज़ का साइज़ बड़ा होगा वो ऊपर ही रहेगा। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसका साइज़ छोटा होता है, यानी कि 8 to 800 के बीच में आता है, वो होता है अमाइनो एसिड, ग्लूकोज जैसी चीज़ें। फिर ऐसी कौन सी चीज़ें जो ऊपर ही रह जाती है, वो नीचे नहीं आती, तो वो बड़े मॉलिक्यूल्स जो बहुत बड़े होते हैं, जिनको या तो ब्रेक डाउन नहीं हुआ है या जो भी रीज़न की वजह से, तो वो सब ऊपर रह जाता है, जिसमें इंक्लूड होता है प्रोटीन, जिसमें इंक्लूड होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें इंक्लूड होता है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें इंक्लूड होता है लिपिड। अब लिपिड इज़ नॉट स्ट्रिक्टली इंक्लूडेड इन दैट। एक चीज़ और कि इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल या बायो माइक्रोमोलिक्यूल, और इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल या बायो मैक्रोमोलिक्यूल। Now lipid is not strictly a biomacromolecule. If you consider its weight, तो it should come under micromolecule, but still वो macromolecule में होता है। ऐसा क्यों, इसको लिखो, मैं अब बताती हूँ। तो अब बढ़ते हैं उस पर कि क्यों लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल में आता है, क्यों माइक्रोमोलिक्यूल नहीं आता। तो पहली बात तो लिपिड इज़ नॉट स्ट्रिक्टली अ बायोमाइक्रोमोलिक्यूल इफ़ यू कंसिडर इट्स वेट, क्योंकि उसका वेट क्या है 800। लेकिन क्यों उसमें आया, 2 कारणों की वजह से। पहला कारण देखो, हमने क्या किया, किसको एसिड सॉल्युबल पूल में डाला, वो जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ सॉल्युबल है, लेकिन लिपिड तो सॉल्युबल ही नहीं है, लिपिड उसके साथ सॉल्युबल नहीं है, इस वजह से वो सिर्फ ऊपर ही रह जाता है, वो नीचे नहीं आता। दूसरा एक और कारण है कि लिपिड है ना, ऐसा तो देखा जाए कि वो फैट का छोटा छोटा पार्ट है, पर लेकिन वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो एक गुच्छे में एग्जिस्ट करता है, एक बंडल में एग्जिस्ट करता है, उसको वेसाइकल भी बोल सकते हैं, वो वेसाइकल में एग्जिस्ट करता है, जिस वजह से वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो चीज़ क्लॉथ को फिल्टर ही नहीं कर पाता, इस वजह से भी वो नीचे नहीं आता। तो हमने क्या 2 कारण पढ़े कि वो पहली बात तो मतलब किस चीज़ के हम कारण पढ़े, लिपिड के। लिपिड क्या है, वो एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। क्या होना चाहिए था, अगर उसका वेट कंसीडर करें तो वो माइक्रोमोलिक्यूल होना चाहिए था। क्यों माइक्रोमोलिक्यूल है, 2 कारणों की वजह से। पहला तो वो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर सॉल्युबल ही नहीं है, तो वो फिल्ट्रेट में आएगा ही नहीं। दूसरा एक और कारण ये है कि वो वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एकदम बंडल बना देता है एक दूसरे लिपिड के साथ मिलके, जो फिल्टर नहीं हो पाता है, इस वजह से वो ऊपर ही रह जाता है। तो ये पूरी थी हमारी केमिकल एनालिसिस। एक और हम पढ़ेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ भी हमको इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स अगर हम देखना है कि कौन से हैं, जैसे हमने इसमें क्या क्या देखा है, सब ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, प्रोटीन, लिपिड, फैट, ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक चीज़ें देखनी है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो उसको हम कैसे देखेंगे।
सबसे पहले तो कोई भी हम लोग टिश्यू देख रहे हैं उसको हम लोग पहले तो ड्राई करेंगे। वेट टिश्यू है कि ऑब्वियसली उसमें मॉइस्चर होगा, हम उसको ड्राई करेंगे। उसको ड्राई करने के बाद उसको पूरा का पूरा जला देंगे। उसको जला देंगे, अब जलाएंगे तो उससे क्या होगा, कार्बन कंपाउंड्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन गया, दूसरा वाटर वेपर भी रिलीज हो जाएगा। तो जो भी हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दे सकते हैं, CHO, ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना के देती है। अब हमने वो तीनों तो निकाल दी, कार्बन निकाल दिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी निकाल दिया वाटर वेपर के फॉर्म में। अब जो हमारे पास बचा वो ऐश होगा, बाकी सब तो जल के उड़ गया, लेकिन अब जो बचा हमारे पास वो ऐश होगा, और वो ऐश जो है उसके अंदर होंगे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और वो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वो सब चीज़ों की स्टडी करनी होती है, तो हम इस टाइप ऑफ एनालिसिस करते हैं। तो ये हुआ हमारा एनालिसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, एक छोटा सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी नहीं, कॉम्पोजिशन। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। और ये बहुत मस्त है, मैं आपको पूरा अच्छे से बताती हूँ, पूरे कॉम्पोजिशन के साथ, मतलब नंबर्स के साथ। मज़ा आएगी ना, ध्यान से सुनना। सबसे पहला कंपोजिशन किसका, मतलब सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसका होता है, ऑब्वियसली कहीं पर भी जाए हम लोग वाटर का कंपोजिशन होता है, जिसको मैं लिखूंगी 70 to 90%। ये तो सबको पता रहेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपोजिशन होगा वाटर का। कहीं पर भी सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, अर्थ के अंदर, जहाँ पर भी लो वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है। कोई मुझे ऐसा बोला कि वाटर के नीचे लैंड है इसलिए लैंड ज़्यादा है, तो फिर देखना, ऐसा कोई जवाब चाहिए ही नहीं मुझे। अब वाटर हो गया, अब दूसरा हम लोग देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन, इसको हम लोग प्रोनाउंस करें तो ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है, प्रोटेन, टेन आ रहा है लाइन में, मतलब वर्ड में टेन जैसा आ रहा है, प्रोटीन या प्रोटेन, तो ये आएगा 10 to 15%। ठीक है, क्या क्या हो गया, वाटर हो गया, वाटर क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है इसलिए 70 to 90% ऑफ वाटर, प्रोटीन 10 to 15%। अगला हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। हम लोग सीरीज में जाएंगे बड़े से छोटा। अब आप न्यूक्लिक एसिड पढ़ो, इसमें कितने वर्ड अल्फ़ाबेट्स है और इसमें कितना अल्फ़ाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7% और 1 2 3 4 एस लगाते हैं तो 5 to 7% होगा न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, इसमें सिर्फ काउंट करना है। वाटर सबसे ज़्यादा, प्रोटीन साउंड्स लाइक प्रोटेन तो 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक और एसिड में जितने भी अल्फ़ाबेट्स है उतने हमारे पास परसेंटेज है। अगला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है, कार में कितने लेटर्स है, 3 लेटर्स है तो 3%। अब जो आएगा हमारा ऐसा आएगा 3, फिर 2, फिर 1। अभी 1 मतलब वो ऐसे देखो तो ऐसे आई जैसा दिख रहा है, तो ये होगा आयंस। आयंस विल बी 1%। और एक खाली बचा 2%, वो होगा हमारा लिपिड्स। क्या क्या हुआ, मस्त है ना वैसे ये मुझे मेरी टीचर ने बताई थी। वाटर 70 to 80% होगा, प्रोटीन क्योंकि प्रोटीन आ रहा है तो वो प्रोटेन जैसा साउंड करते हैं इसलिए 10 to 15%। न्यूक्लिक एसिड्स में जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उतने आप लिखोगे 5 to 7%। कार्बोहाइड्रेट्स में आता है कार, और कार में कितना अल्फ़ाबेट्स होते हैं 3 तो 3%। लिपिड्स 2% क्योंकि 3 to 1 आएगा, और हमारे पास सिर्फ एक लिपिड्स बचा है क्योंकि आई और 1 सिमिलर दिखते तो आयंस 1% होंगे। अब हम पढ़ते हैं मेटाबोलाइट्स के बारे में। 2 तरीके के मेटाबोलाइट्स होंगे, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट को मैं M लिख देती हूँ। तो अब प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता क्या है, ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड रिप्रोडक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चाहिए हमको, और कुछ चीज़ें जो हमको नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए नहीं चाहिए वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वो सिर्फ एक्स्ट्रा ऐसे ही बन रहे। तो लिख दूँ मैं इधर, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग of body and reproductive process।
These are not required. Primary metabolites are produced by all living organisms. And secondary metabolites are produced by fungi, plants और some microbes. अब आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं एग्जाम्पल लूँगी. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, फिर फैटी एसिड, अमाइनो एसिड. ये सब चीज़ें ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर बन रही है, प्लस हमको इसकी ज़रूरत भी है, तो वो सब है हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल मैं आपको पूरा भी डिटेल में बताऊंगी विथ उसका याद करने का तरीका. वो भी बहुत अच्छा है, मज़ा आएगी. वो भी मेरी टीचर ने ही मुझे बताया. मस्त एकदम. निमोनिक तो नहीं कहूँगी पर याद रह जाएगा आपको, तो ध्यान से सुनना. तो चालू करते हैं हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के साथ या फिर उसके एग्जाम्पल. और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए इसको पढ़ना तो है ही. तो ये है हमारे सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट. अब इसको याद कैसे रखें. देखो, पिगमेंट तो पता है जब हम लोग, आई डोंट नो आप लोगों को करवाते हैं अब के नहीं, पर हम लोग ने तो क्या किया था, क्लोरोफिल का क्रोमेटोग्राफी करा था, जिसमें हम लोग ने सारे पिगमेंट्स को ऐसे ऊपर जाते हुए देखा था. तो उसमें मैंने पढ़ा था उस टाइम पे कि कैरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन पिगमेंट्स होते हैं. फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स के नाम ऑब्वियसली उस समय याद कराते हैं. तो अब आप ये याद कर लो. कुछ चीज़ें होगी याद करने की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिसको मैं याद करने की ट्रिक बताऊंगी छोटी मोटी. ठीक है. पिगमेंट कौन कौन से, कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन. अगर अभी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे भी याद हो जाएंगे. एल्कलॉइड में मॉर्फिन और कोडीन. 12th में जो अल्कोहल वाला जो एक छोटा सा सेक्शन दिया है उसमें मॉर्फिन कोडीन ऐसा दिया है जिसको ओपियोइड का एग्जाम्पल बताया. तो उससे आपको याद रहेगा कि मॉर्फिन और कोडीन दोनों साथ में है और वो एल्कलॉइड के साथ है. AMC अगर आपको पता हो तो अहमदाबाद में एक कॉलेज का नाम है जिसका नाम है AMC. उसके बाद टर्पेंटाइन. टर्पेंटाइन यानी सांप. और हमारे इस देश में कितने सांप है, सब इंसान सांप जैसे ही है, सांप जैसे ही काम करते हैं. तो क्या मोनोटर्पिन है? नहीं, डायटर्पिन है. मतलब जितने सोचो उतने ज़्यादा है. तो मोनोटर्पिन, डायटर्पिन किसका, टर्पेंटाइन का. एसेंशियल ऑयल हमारे घर पे सबसे एसेंशियल चीज़ क्या है जो घर पे सभी के घर में प्रेजेंट होती है, नींबू, लेमन. एक्सेप्ट फॉर दोज टाइम्स जब नींबू महंगा हो गया था, अभी लेमन सबके घर में प्रेजेंट होती है, इसलिए लेमन ग्रास ऑयल इज दी एसेंशियल ऑयल. नेक्स्ट है टॉक्सिन. टॉक्सिन में लिखा है एब्रिन और रीसिन. इससे आप एक चीज़ एक दो तरीके से याद कर सकते हैं. एक तो तीनों में IN आ रहा है. ठीक है. तो टॉक्सिन भी, एब्रिन, रीसिन. और अब रिच होने के लिए सब इंसान टॉक्सिक हो जाते हैं, इसलिए लोगों पे भरोसा हम नहीं कर सकते. तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, टॉक्सिन, अब्रिन, रेसिन. यानी अब रिच होने के लिए कोई भी इंसान टॉक्सिक हो सकता है, भरोसा मत करना किसी पे भी. नेक्स्ट लेसिथिन, कॉनकैनाविलिन है. इसको आप ऐसे याद रखोगे कि अगर आप लोग, अब मान लो कि MBBS के गवर्नमेंट कॉलेज में बैठे हो, लेकिन अब आप टाइम टेबल देख के नहीं बैठे हो कि कौन सा टाइम टेबल है. तो अब फर्स्ट लेक्चर तो हो गया, अब सेकेंड लेक्चर आपको पता ही नहीं है कि कौन सी टीचर आने वाली है. तो आप सोच रहे हो कि अब लेक्चर में, अब यानी लेक्चर में कौन आने वाला है, ऐसा आप सोच रहे हो. तो इट्स लेसिथिन, कॉनकैनाविलिन A. ठीक है. ज़्यादा इतना दूर मत चले जाओ, वापस आ जाओ. नीट देनी है तो उसके बाद आप कॉलेज में जाओगे. ड्रग्स में कौन कौन से हैं, विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन. इसमें एक तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पता है वो विम करके कोई एक तो डिश वॉशर आता है, आई डोंट नो, कुछ ऐसा ऐड आती है. तो वो एक ड्रग है, उसको खाना नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी डिश वॉशर को नहीं पीता. और कर्क्यूमिन, क्यूकुम्बर, जिसको नहीं पसंद उसके लिए वो ड्रग है. ड्रग्स आर इम्पॉर्टेंट, सब हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं हम ड्रग्स, ऐसा मत समझना है. तो सिर्फ लर्न करने का मैं तरीका बता रही हूँ. और बाकी बचा पॉलीमरिक सब्सटेंस, रबर गम, ग्लूकोज. अब ये भी मेरा खुद का, मतलब थोड़ा बहुत मेरा खुद का, बट मैं आप खुद क्रेडिट नहीं लूँगी, मेरी टीचर ने ये सब बताया था. तो वापस एक बार रिवाइज करते हैं. पिगमेंट में कैरोटिनॉइड और एंथ्रोसाइनिन, एल्कलॉइड में मॉर्फिन और कोडीन, टर्पेंटाइन यानी 2 हो गए, एक मोनोटर्पिन और डायटर्पिन. एसेंशियल ऑयल हमारे घर में सबसे एसेंशियल चीज़ इज लेमन, सो लेमन ग्रास ऑयल इज एसेंशियल ऑयल. टॉक्सिन में अब्रिन, रिसिन. अमीन होने के लिए कोई कितना भी टॉक्सिक हो सकता है. लेक्चर में कौन आने वाला है अब, तो लेक्सिथिन का कॉनकैनाविलिन A. ड्रग्स में विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन. और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम और सेलुलोज. ये तो सबसे बेसिक है.
अब आपने ये देखा होगा कि इसमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंसान यूज़ करते हैं। ये जो प्लांट्स या फंगाई या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो एक सेकेंडरी मेटाबॉलाइट की तरह रिलीज़ कर देते हैं। अब उनको उन चीज़ों का कोई काम नहीं है, तो हम सेल्फिश ह्यूमन बींग्स हम लोग ने क्या किया कि उनके सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स को लेकर के भी हमने कुछ इकोनॉमिकल यूज़ निकाल दिया है कि हम ये यूज़ कर लेंगे, उनको ज़रूरत नहीं है उनको, तो हम यूज़ कर लेते हैं, हम भी खुश वो भी खुश। तो बस ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट इकोनॉमिकल यूज़ के लिए भी होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनली फर्स्ट जो मेन टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स का, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। इसको करेक्ट कर देना, टर्पेंटाइनी टर्पेनॉइड है, NOIDS, ठीक है, वो करेक्ट कर देना। चलो कार्बोहाइड्रेट के साथ स्टार्ट करते हैं। लिख दो मस्त बड़ा कैपिटल लेटर्स में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सबसे पहले जो डेफिनेशन आई, कार्बोहाइड्रेट आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वही हम लिख देते हैं, कंपाउंड्स ऑफ CHO, ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब अगर आप खाना खा रहे हो, मान लो आपने खाया राइस और दाल, या फिर मान लो आपने खाई एक रोटी और सब्जी थोड़ी सी, या फिर चारों चीज़ खाई, जो भी खाई, उसमें से जो 55 to 65% आपको एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है आपको कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेक्स 55 to 65% ऑफ द टोटल एनर्जी दैट यू गेट फ्रॉम अ मील। अब हम क्या करेंगे, इसको एक फॉर्मूला में डाल देंगे। कोई भी कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों को चाहिए, अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट, तो हमको पता है इस डेफिनेशन के हिसाब से कि 3 चीज़ होनी चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमने उससे एक फॉर्मूला बना दिया, CnH2ON। उन्होंने ऐसा बोला कि हम इस फॉर्मूला में जो भी चीज़ को डाल पाए वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो हम डाल के देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज इज C6H12O6। इसमें N की वैल्यू क्या हुई? 6। तो इसका मतलब C6 और H2O6। तो हाँ, ये बैठ रहा है, 6 कार्बन 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, इधर 6 2 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, ये तो बैठ रहा है, अच्छी बात है। पर इसमें प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली इतना इजीली सब कैसे हो जाएगा? प्रॉब्लम क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? HCHO। यानी कि यहाँ पे कार्बन 1 है, तो N की वैल्यू प्रोबेबली 1 होनी चाहिए। तो ठीक है, हम N की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? CH2O, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1। ये तो बैठ रहा है, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बट नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एक और, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। 2 कार्बन है तो प्रोबेबली N की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो हम N की वैल्यू 2 लेके देखते हैं, C2H2O होल ट्वाइस। ठीक है, 2 कार्बन बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 और 1 4 हाइड्रोजन, ये भी ठीक है। 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, तो इस हिसाब से कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। बट दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, दीज 2 आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। एक और एग्जाम्पल, डीऑक्सी राइबोस शुगर मैंने बोल दिया, मतलब कार्बोहाइड्रेट है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5। 6 कार्बन है तो प्रोबेबली N इज इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो C6H2O6 जो कि नहीं बता रहा है ये कार्बोहाइड्रेट, ये बोल रहे कि कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। कैसे? क्योंकि 6 कार्बन बहुत अच्छी बात है, 12 हाइड्रोजन बहुत अच्छी बात है, इधर ऑक्सीजन 6 आ रहा है, लेकिन इधर ऑक्सीजन आ रहा है 5, जो कि इसके फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो ये तो होना ही नहीं चाहिए कार्बोहाइड्रेट, बट दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। एक और एग्जाम्पल है रैमनोस। स्पॉइलर अलर्ट, ये कार्बोहाइड्रेट है। इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। तो इससे देखें तो प्रोबेबली N की वैल्यू होनी चाहिए 5। रख के देखते हैं, C5H2O5, इसका मतलब क्या हुआ? 5C बहुत बढ़िया है। 10 हाइड्रोजन ये भी बहुत बढ़िया, पर इधर ऑक्सीजन 5 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, तो इसके हिसाब से दिस शुड नॉट बी अ कार्बोहाइड्रेट, बट बोथ ऑफ देम आर कार्बोहाइड्रेट। तो इससे ये पता चल गया कि इस फॉर्मूला से और इस डेफिनेशन से हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन तो नहीं कर सकते, ये तो कुछ तो गलत हो रहा है।
तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को हमने अपडेट किया और अपडेट करके बहुत एक अच्छी सी डेफिनेशन बनाई जिसको मैं बताऊंगी आपके इसके लिखने के बाद। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट आर दो सब्सटेंसेस विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, हैव पॉलीहाइड्रोक्सी compound with aldehyde and या फिर और कीटोन ग्रुप। आई नो बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रही होगी, आई एम सो सॉरी, आज मेरा शूट करने का टाइम थोड़ा अलग है, प्लीज़ बेयर विथ मी। तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स दैट आर ऑप्टिकली एक्टिव, हैव पॉलीहाइड्रोक्सी नेचर और उसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना चाहिए। ये सब क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, 2-5 मिनट में। पहले हम देख लेते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप क्यों बता रही है। तो अगर हम क्या हमको पढ़ना ही है, हम आगे कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे चेन होगी कार्बन की, जो मुझे लग रहा है आपको दिख भी नहीं रही होगी। ऐसे कार्बन की चेन होगी, उसमें क्या होगा, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होंगे यानी OH ग्रुप। तो यानी कि ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। दूसरा, या तो वो एल्डिहाइड होंगे या तो वो कीटोन होंगे, यानी कि उस चेन के अंदर इधर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा। एल्डिहाइड ग्रुप, अगर केमिस्ट्री अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको आती हो तो एल्डिहाइड मतलब फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ये हो सकता है या फिर या तो ये होगा या तो वो होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे। या फिर सेकेंड कार्बन या कोई भी सेंटर वाले कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो कीटोन ग्रुप, तो वो हमारा होगा कार्बोहाइड्रेट। दो कंडीशन हमने पूरी की। पहला पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स होने चाहिए। दूसरा हम लोग ने क्या देखा कि कीटोन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप, इन दो में से कोई एक चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। तो उससे हमने एक एग्जाम्पल देती हूँ, HCOOH, वो भी नहीं, HCOH, सॉरी, हाँ HCOH, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या एक कार्बोहाइड्रेट है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला ही इसका क्लियर नहीं हो रहा कि इसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी है ही नहीं। मान लिया कि एल्डिहाइड है लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है, कैंसिल, दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। इस तरीके से हम एलिमिनेट करेंगे। तो हमने दो चीज़ पढ़ी, एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होना चाहिए, दूसरा या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन ग्रुप होना चाहिए। अब मेन चीज़ जो हम पढ़ेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए कंपाउंड। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब इसका मतलब बताते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, एक जैसे अगर लाइट है ये जा रही है, ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसको अगर वो डेविएट कर सके तो वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव। और कौन सा सब्सटेंस डेविएट करेगा? ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है। मुझे पता है सब कुछ ऊपर से गया है, वापस बताती हूँ। मान लो हमारे पास ऐसा एक कोई सब्सटेंस है जिसने क्या किया, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक सिंगल लाइट, ये जो ऑप्टिकली एक्टिव वाला और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसको डेविएट करे एंड ऑल, ये सब आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी पढ़ो। केमिस्ट्री में आई डोंट रिमेंबर, फिजिक्स में तो होता है ऐसा कुछ, फॉर्मूला के साथ भी होता है, बट अभी इसमें सिर्फ इसका बेसिक समझो। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर वो डेविएट कर देता है तो दैट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। और क्या चीज़ डेविएट करेगी? वो जो सब्सटेंस है उसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। और कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसके चारों जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हो। यहाँ पे कोई दूसरा प्रेजेंट हो, यहाँ पे कोई दूसरा प्रेजेंट हो, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। चारों अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या चारों अलग अलग कंपाउंड्स प्रेजेंट है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्लोरीन ले लो, यहाँ पे COOH ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पे ले लो CH3 ले लो, तो ये कायरल कार्बन है क्योंकि चारों चीज़ें अलग अलग है। तो कायरल कार्बन जहाँ पे होता है वो चीज़ ऑप्टिकली एक्टिव हो सकती है। अब ऑप्टिकली एक्टिव में क्या होगा कि इधर वो राइट में डेविएट करेगा या फिर वो लेफ्ट में डेविएट करेगा। अगर कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में डेविएट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीवोरोटेटरी। क्या बोलते हैं? लीवोरोटेटरी। इसका एग्जाम्पल इज ऑल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन।
ग्लाइसिन के अलावा जितने भी अमाइनो एसिड्स है सबके सब लीवो रोटेटरी है। ये क्या है, जो लेफ्ट में डेविएट करेगा। जो भी राइट में डेविएट करेंगे वो होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसका एग्जाम्पल है और ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेकेराइड्स, जो हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, एक्सेप्ट फ्रुक्टोस। ऑब्वियसली एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर। इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। क्या बोला मैंने, वापस एक बार बोलती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो ये तीन चीज़ें शो करते हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव, एक पॉलीहाइड्रोक्सी और तीसरा या एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो पहली बात तो मैंने बोली पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए जो कि होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, बहुत अच्छी बात है, एक चीज़ तो क्लियर, एक बॉक्स टिक। दूसरा, या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। हम इसके एग्जांपल्स आगे पढ़ेंगे कि किसमें एल्डिहाइड और किसमें कीटोन होता है। तीसरी चीज़ जो मैंने बोली वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऐसी अगर प्लेन पोलराइज लाइट अगर कुछ सब्सटेंस के थ्रू जाएगी तो वो डेविएट होगी, तो वो सब्सटेंस क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। वो सब्सटेंस कैसे ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, जब उसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। कायरल कार्बन क्या होता है, जिसके चारों साइड के जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग है, इसका मतलब कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ये बताया। एक लास्ट ये चीज़ बताई कि अगर कोई भी चीज़ लेफ्ट में डेविएट हो रही है तो वो, कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट में डेविएट हो रही है तो लीवो रोटेटरी, अगर वो राइट में डेविएट हो रही है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेफ्ट में डेविएट हो रही है तो उसका एग्जांपल है अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन। एक और बात, अगर लेफ्ट में रोटेट हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे एल। कुछ भी नाम लिखना है ना उसका, मान लो कोई कोई अमाइनो एसिड का नाम लिखना है, ये अमाइनो एसिड है, उसके आगे एल लगाएंगे। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो स्मॉल डी लगाएंगे। कोई भी कार्बोहाइड्रेट का नाम लिख दो इधर। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि कैपिटल डी और कैपिटल एल बी आएगा वो इससे अलग है। ये स्मॉल डी स्मॉल एल है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव बताता है। आगे जब हम पढ़ेंगे वो कैपिटल डी कैपिटल एल होगा, वो इससे एकदम ही अलग होगा। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर सम रीज़न आई हैड टू स्टॉप द वीडियो। मैं कहाँ थी, मैं भूल गई हूँ। मैं थोड़ा सा एक बार वापस बता देती हूँ। आई गेस हाँ, ये मैंने ऑप्टिकली एक्टिव पूरा बता दिया था। लेफ्ट जाए तो लीवो रोटेटरी जिसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट जाए तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि एक कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलेंगे, या जिसका नाम ही वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये ऐसा कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, सिर्फ याद रख लो और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं आज एक ही पढ़ाऊँगी, देखते टाइम बचे कि नहीं। तो 3 कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, डिपेंडिंग ऑन कितने यूनिट्स है। जैसे कि मैं बताती हूँ, कार्बोहाइड्रेट है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक मोनोसेकेराइड, एक ओलिगोसेकेराइड और एक पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड वो होते हैं जो आगे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो पाते हैं। मतलब क्या, कि जैसे ये है हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये एक यूनिट ऑफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा यूनिट ऑफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा यूनिट ऑफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। तो ये पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल की जो चेन है वो है हमारी कार्बोहाइड्रेट। अब मैंने क्या बोला, मोनोसेकेराइड यानी 1 सिंगल यूनिट ऑफ मोनोमर विल बी देयर। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल मेक अ मोनोसेकेराइड। अब मैंने एक और शब्द यूज़ किया था, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज है। अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूँगी, इसका मतलब ये बोल रही हूँ मैं कि इसको मैं तोड़ूँगी। अगर मैं इसको तोड़ूँगी तो मेरे पास 6 अलग अलग मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होंगे। ठीक है, अब अगर मैं वापस इसको हाइड्रोलाइज करने की कोशिश करूँगी तो क्या मेरा एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज भी टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि ये जो 2 ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, वो टूट सकता है हाइड्रोलाइसिस से, लेकिन ग्लूकोज अपने आप में एक जो मॉलिक्यूल है वो टूट नहीं सकता। तो वो एक जो मॉलिक्यूल, एक यूनिट ऑफ, इसको हम लोग थोड़ी सी डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम लोग ओलिगोसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स वगैरह करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक समझो। हमको पढ़ना है मोनोसेकेराइड, यानी कि एक सिंगल का जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ मोनोसेकेराइड, एक यूनिट ऑफ ग्लूकोज या एक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक सिंगल यूनिट, तो वो है हमारी मोनोसेकेराइड। अगर हम ओलिगोसेकेराइड की बात करें तो हमारे पास 2 से लेकर 9 यूनिट्स तक हो सकती है। जैसे कि मैंने ये बनाया, मैंने 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाए तो वो हमारा ओलिगोसेकेराइड होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा, इसे 9 से भी अगर ज़्यादा है तो वो पॉलीसेकेराइड होगा।
ये 3 टाइप ऑफ ग्लूकोज हम पढ़ेंगे। अभी आज हम पहले चालू करेंगे मोनोसेकेराइड के साथ, यानी कि सिर्फ जिसके अंदर एक ही यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, एक ही सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अभी मोनोसेकेराइड्स के साथ चालू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स मतलब एक सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मान लो ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 नंबर ऑफ कार्बन है। तो अब मैं मोनोसेकेराइड की बात करूँ तो उसमें सिर्फ एक कार्बन या 2 कार्बन नहीं हो सकता। कार्बन का नंबर शुड बी बिटवीन 3 to 7। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात तो अगर कार्बन का नंबर 1 होगा तो उसमें या तो आप फंक्शनल ग्रुप डाल सकते हो, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन, और बस, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही डालोगे। तो एक कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप तो आ गया, फिर पॉलीहाइड्रोक्सी भी तो होना चाहिए, कायरल कार्बन भी होना चाहिए। तो ये कायरल कार्बन इसलिए क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो ये सब एक कार्बन वाला मॉलिक्यूल नहीं सेटिस्फाई कर सकता, इसलिए एक तो नहीं चलेगा। अब 2 कार्बन होता तो एक तो फंक्शनल ग्रुप ठीक है, दूसरा एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा लो मान लो, बट वो पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं हुआ। तो हम लोगों को मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए एक कार्बोहाइड्रेट को पूरा करने के लिए, जिसमें एक कार्बन में हम फंक्शनल ग्रुप लगा लेंगे, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन पे हम पॉलीहाइड्रोक्सी कर सकते हैं, और उसमें कायरल कार्बन भी होगा, जिसका हम लोग बनाएंगे 3 कार्बन वाला कंपाउंड हम बनाएंगे आगे। पर पहले आप देख लो कि N3 से N4 तक जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं। तो एक N=3 हो सकता है, N=4 हो सकता है, N=5 हो सकता है, N=6 हो सकता है, और N=7 हो सकता है। इसमें ये जो N है वो है नंबर ऑफ कार्बन्स। अब N=3 है तो उस कार्बन को हम बोलेंगे ट्रायोस, ऐसा जनरल नेम। 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा शायद, हेक्सोस शुगर बहुत फेमस है, और 7 है तो हेप्टोस। ये है हमारे नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे कैसे नाम पड़ेंगे वो। अब हम देखेंगे इस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या होगा। मतलब जैसे अगर 3 कार्बन है और उन 3 कार्बन के अंदर जो हम फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे वो अगर एल्डिहाइड होगा तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या होगा। या फिर अगर 3 कार्बन कंपाउंड में अगर हम लोग कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या होगा, हम वो पढ़ने वाले हैं अभी। तो बढ़िया सी सुंदर सी स्केल के साथ या बिना स्केल के साथ, जैसा अच्छा लगे टेबल बना लो, फिर हम शुरू करते हैं। ओके, ट्रायोस अगर एल्डिहाइड ग्रुप है ट्रायोस में तो इट विल बी ग्लिसरल्डिहाइड। अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, आप लोगों को ये तो पता है ना कि कीटोन और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है कोई भी कार्बन चेन के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, और अगर पढ़ लिया है तो आप पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। फिर कीटोन होता है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, शायद आप अपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा ये। टेट्रोस मतलब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का जो भी आएगा वो इरिथ आएगा। तो इरिथ आप एक ऐसे याद रख सकते हो कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऐसे 4 ऐसे क्वार्टरनरी यूनिट होता है, 4 चेन होती है प्रोटीन की। तो ऐसे इरिथ में 4 आएगा। हीमोग्लोबिन और इरिथ को मैं ऐसा मैच कर रही हूँ, तो इरिथ्रोस और इरिथ्यूरोस। इरिथ्रूलोस, ठीक है। पेंटोस की बात करें तो इसमें एक राइबोस फेमस है, दूसरा राइब्यूलोस। सेम ऐसा था जैसे इरिथ्रूलोस, राइब्यूलोस। हेक्सोस की बात करें तो सबसे कॉमन एल्डिहाइड में आएगा ग्लूकोस, और इसमें आएगा फ्रक्टोस। 7 का इजी है, एक है ये हेप्टोस और स्यूडो हेप्टोस। सिर्फ ये नाम है कार्बोहाइड्रेट के, और कुछ मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताया है, नाम ही है, इसको याद रख लो।
क्या क्या है, अगर कार्बन 3 है तो इसको ग्लिसरल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लिसरल्डिहाइड, कीटोन है तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, टेट्रोस है तो इरिथ्रोस, इरिथ्रियोलोस, पेंटोस में तो सबको पता है हम लोग डीएनए में ऐसे 5 वाली रिंग भी बनाते हैं, तो उसमें राइबोस और राइबुलोस, एक्सोस में ग्लूकोस और फ्रक्टोस, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक भी है, और हेप्टोस में हेप्टोस और स्यूडोहेप्ट्यूलोस, करेक्ट कर लो इसको, ठीक है। ये सिर्फ नाम है। अभी हम स्ट्रक्चर के साथ चालू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास 3 कार्बन होंगे, जिसको याद रख लो कि 3 कार्बन है तो ग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। हम इसके अलावा जो ये नाम है ना, इसके अलावा भी ऐसे हैं कार्बोहाइड्रेट जिसके हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पर लेकिन ये सबसे बेसिक है, ये सबसे कॉमन है। जैसे 3 बोले तो ये ग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन तो आना ही चाहिए। फिर उसके बाद राइबोस, राइबुलोस भी आना चाहिए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज तो वेरी इंपॉर्टेंट, 6 कार्बन वाला जो भी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और राइबुलोस भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइबोस है, राइबोस, फिर डीऑक्सीराइबोस भी होता है। डीऑक्सीराइबोस क्या होता है कि राइबोस तो राइबोस है जो भी 5 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन अगर हम उस राइबोस में से एक ऑक्सीजन बाहर निकाल दें तो क्या बनेगा, डीऑक्सीराइबोस। सिंपल, जैसा नाम बता रहा है, राइबोस में से आपने एक ऑक्सीजन को निकाल दिया तो वो डीऑक्सीराइबोस बन गया, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये याद कर लो, इसको लिख लो और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर के साथ चालू करते हैं। हमने 3 कार्बन में कौन से 2 लिखे थे, ग्लिसरल्डिहाइड और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा इसमें, और इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। अब सिंपल बेसिक से चालू करते हैं, बहुत मजा आएगी स्ट्रक्चर करने में, ध्यान से सुनना फिर अच्छा लगेगा। ग्लिसरल्डिहाइड में कितने कार्बन है अपनी बुक में देख के बोलो, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो मैं पहले एक चेन में 3 कार्बन बना देती हूँ। बेसिक सिंपल, 3 कार्बन मैंने बना दिए, इसने बोला 3 कार्बन होने चाहिए। अब मैंने बोला कि इसमें फंक्शनल ग्रुप एक होना चाहिए, और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हमेशा कहाँ पे लगता है, टर्मिनल साइड पे, वो बीच में कहीं नहीं आएगा, वो टर्मिनल लगेगा, तो यहाँ पे एल्डिहाइड बना दो, C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। इसके 4 वैलेंसीज पूरी हो गई। एक हमने बना दी एल्डिहाइड। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होनी चाहिए थी कि उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए था, मतलब 2 OH के कंपाउंड होने चाहिए। ये भी बना दिया हमने, मतलब 2 मतलब एक से ज़्यादा होने चाहिए। अभी हमारे पास 2 ही कार्बन बचे तो हम 2 लगाएंगे, बाकी बची हुई जो वैलेंसीज है कार्बन की वो हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा। ये बन गया हमारा ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। कैसा हुआ, CHO, C इधर OH, H, COH, H, ये है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। अब अगर आप देखो तो ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। कैसे कायरल कार्बन है, इधर इसके पास एक OH है, इधर CHO है, इधर H है, और CH2OH है ये। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करो, ब्रेक डाउन को वापस इकट्ठा करो तो CH2OH है, मतलब चारों जगह अलग अलग चीज़ है, तो ये कायरल कार्बन है। मतलब हमारी जो तीनों कंडीशन थी कार्बोहाइड्रेट को बनने की वो तीनों पूरी हुई। पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप भी है, क्योंकि ये एल्डिहाइड का है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप भी है, और प्लस इसमें कायरल कार्बन भी है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड हुआ। अब दूसरा हम चालू करते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें भी हमारे पास पहले तो देख के बोलो कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो हम पहले बनाएंगे 3 कार्बन। दूसरा इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। कीटोन आपको याद रखना है कि वो सेंटर में, मतलब फर्स्ट टर्मिनल नहीं आता, वो टर्मिनल के कोई दूसरी साइड आता है। अभी इसमें 3 कार्बन है, टर्मिनल तो नहीं हो सकता, तो सेंटर में ये फंक्शनल ग्रुप लगेगा, डबल बॉन्ड O। इसमें टर्मिनल डबल बॉन्ड O इसलिए लगा था क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन अगर होता है तो टर्मिनल नहीं होता, तो इसलिए ये मैंने बीच में लगाया डबल बॉन्ड O। एक हमने फंक्शनल ग्रुप कर दिया, 2 हमारे पास हाइड्रोक्सी होने चाहिए, ये OH OH। अब हमारे पास जितनी भी वैलेंसीज बची है वो सब हम लोग किससे कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन से। ये 2 हो गई तो इधर H2, और इधर 2 हो गई, इधर H2, और इधर 4 है, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आया, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। ये है हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ख़त्म, इतना ही है। अब मैं आपको बताती हूँ D और L, यानी कि जो मैंने पहले बताया था वो नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव और ये अलग है। देखो ये है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड, CHO। एक मिनट, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोल रही थी ना कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे चारों
अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाला कोई नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो कायरल हो, कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसके चारों तरफ अलग अलग हो। इसमें 2 बॉन्ड चाहे ऑक्सीजन को, इसमें 2 हाइड्रोजन को, इसमें 2 हाइड्रोजन को, इसलिए कायरल कार्बन कोई भी नहीं है। हम कार्बन को ही देखेंगे, कायरल कार्बन है तो ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें कायरल कार्बन नहीं है तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने आपको तब बताया था जब मैंने आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी बताया था, ठीक है। अब हम देखेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड के अगेन उसके 2 पार्ट्स। एक तो ये नॉर्मल और दूसरा भी सेम ही होगा, बस बहुत छोटा सा चेंज करूंगी मैं, आप नोटिस करना मैंने क्या किया। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैंने बहुत बहुत छोटा सा चेंज किया। इसमें जो कायरल कार्बन है इसका OH है वो राइट साइड में है, इसमें जो कायरल कार्बन है उसका OH है वो लेफ्ट साइड में। बस सिर्फ इतना चेंज किया मैंने और कुछ नहीं। तो अगर हमारा जो OH है वो कायरल कार्बन के राइट साइड में है तो उसको हम लोग नाम देते हैं D से। तो इसको मैं लिखूंगी D ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये कैपिटल D ग्लिसरॉल्डिहाइड है। जो हम लोग ने स्मॉल d पढ़ा था वो रोटेशन के लिए था, वो ऑप्टिकली एक्टिव के डेविएशन के लिए था। ये वो नहीं है, ये स्मॉल d कैपिटल D दोनों एकदम अलग है। यहाँ पर OH क्योंकि लेफ्ट साइड में है इसलिए इसका नाम होगा कैपिटल L ग्लिसरॉल्डिहाइड। समझ रहे हो तुम लोग? उसमें क्या था, स्मॉल l था वो लिवो रोटेटरी था। वो स्मॉल d स्मॉल l को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है कैपिटल D कैपिटल L के साथ, वरना मार खाओगे। जो स्मॉल d स्मॉल l है वो रोटेशन के लिए, जो कैपिटल D कैपिटल L है वो पोजीशन ऑफ OH के लिए। अगर OH राइट साइड में है तो कैपिटल D, अगर OH लेफ्ट साइड में है तो कैपिटल L। एक चीज़ आपने देखी हो तो लेफ्ट साइड में तो L लेफ्ट L इसका नाम में आएगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में। सेम रोटेशन में भी था, लेवो रोटेटरी L से और जा कहाँ रहा है, लेफ्ट साइड डेविएट हो रहा है। तो ये याद रखना और इसको भी याद रखना, OH के पोजीशन के हिसाब से कैपिटल में आएगा और ऑप्टिकली एक्टिव के हिसाब से स्मॉल में आएगा, उसको कंफ्यूज मत होना। यह हमारा 3rd कार्बन का था। अभी हम 4th 5th का नहीं करेंगे, अभी हम 6 हेक्सोस के अलग अलग जो कार्बोहाइड्रेट है उसके हम लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आएगा, उसको रिंग स्ट्रक्चर में भी बनाएंगे। पहले इसको लिख लो। चलो स्टार्ट करते हैं 6 कार्बन वाले कंपाउंड से। हम कौन कौन से देखेंगे, एक ग्लूकोज देखेंगे, एक हम देखेंगे मैनोज और एक हम देखेंगे गैलेक्टोज। फ्रक्टोज हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये 3 देखेंगे जो कि एल्डिहाइड वाले हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप तीनों का एल्डिहाइड है। ग्लूकोज देखो कौन कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो मैं 6 कार्बन बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप नाम भी दे सकते हो, लिख दो 1 2 3 4 5 6। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है देखो, इसका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड है तो यहाँ पे मैं CHO लिख दूँ, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं। एल्डिहाइड है, ये हमने पूरा कर लिया। 6 कार्बन है, ये हमने पूरा कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको बनाना है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH लगा दूँ। अब एक चीज़ याद रखना कि हम जिधर मर्जी हो उधर OH नहीं लगा सकते। ग्लूकोज की बात करें तो उसके सारे जितने भी OH है, पहली बात तो जितने भी बचे सब में OH आएंगे, प्लस इसके जितने भी OH है सब राइट साइड में नहीं आते हैं। जो 3rd वाला OH है ना वो लेफ्ट में आता है, बाकी सारे राइट साइड में आते हैं OH। इतना समझे? मैंने जितने भी OH है सब राइट साइड में बनाया एक्सेप्ट फॉर द 3rd वन जिसको मैंने लेफ्ट साइड में बनाया। ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में पहले से ही प्रेजेंट होता है। अब बाकी जितने भी वैलेंसीज है उसको हम कैसे करेंगे, H डाल के, इसमें CH2 आएगा। ये बन गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, बिल्कुल कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। क्या किया मैंने, 6 कार्बन बनाए। 6 कार्बन के बाद मैंने देखा उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो मैंने वो टेबल में देखा कि टेबल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो एल्डिहाइड है। तो मैंने ऊपर एक टर्मिनल एल्डिहाइड बना दिया क्योंकि हम लोगों को एल्डिहाइड कोने में बनाना है। अब अगर आप सोच रहे हो कि एल्डिहाइड ऊपर ही क्यों नीचे क्यों नहीं, तो आप नीचे बनाओ, आपको जैसे अच्छा लगे। नीचे बनाओगे तो कार्बन नंबर 1 जो है वो नीचे से चालू होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से कार्बन नंबर 1 वही होता है जहाँ पर जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी में जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट हो। यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या, फंक्शनल ग्रुप ही एक प्रेजेंट है, तो उसी को हम प्रायोरिटी देंगे। तो तुमको अगर उल्टा बनाने की बहुत इच्छा हो रही हो तो तुम कर सकते हो, बट यूजुअली ऐसा ही बनाया जाता है, तो इसलिए ऐसा ही बनाओ, इतना होशियारी मारने की ज़रूरत नहीं है।
हमने क्या किया, CHO, मैं भूल जाती हूँ कहाँ पे थी, CHO किया, वहाँ पे फिर दूसरे भी जो 6 कार्बन है, बाकी सब में हमको OH डालना है क्योंकि हमको पॉलीहाइड्रोक्सी करना है। पर एक चीज़ हमको याद रखनी है, वो ये है कि ग्लूकोज में जो 3rd कार्बन है उसका OH विल बी ऑन द लेफ्ट साइड और बाकी सबका OH विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। द रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज विल बी फिलिंग विथ H, हाइड्रोजन के साथ फिल करेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब अगर आप देखो तो हम देखेंगे कि लास्ट जो कार्बन है 6th कार्बन, उसके जो ऊपर वाला कार्बन है वो है कायरल कार्बन। 5th नंबर वाला कार्बन है कायरल कार्बन। कैसे? क्योंकि इसका एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एक OH, एक CH2OH, एक H और एक बाकी का ये सब पूरा आएगा इसके फंक्शनल ग्रुप में या इसके चेन के पार्ट में। तो ये है 5th वाला कार्बन है इस कायरल कार्बन। अब ये कौन सा ग्लूकोज है? ये D ग्लूकोज है या ये L ग्लूकोज है? आप देख के क्या बोलना चाहोगे? आपको कुछ टिप्पणी जो आप देना चाहोगे? आपको क्या लगता है D ग्लूकोज होगा कि L ग्लूकोज होगा? क्योंकि इसका OH है वो राइट साइड में, 5th कार्बन का OH राइट साइड में है, कायरल कार्बन का OH राइट साइड में है, तो ये आएगा कैपिटल D। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको L ग्लूकोज बनाओ, चलो आप खुद बनाओ, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन आप खुद बनाओ, मेरा बाद में देखना, तो ही अच्छा आएगा, तो ही मज़ा आएगा बनाने में। भले D ग्लूकोज देख के बनाओ। मेरे से तो खिचड़ी बन गई है, पर आप समझने की कोशिश करो। ये मैंने बनाया है L ग्लूकोज। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? सिर्फ मैंने बाकी सब सेम किया, सिर्फ 5th वाले को OH है उसको मैंने लेफ्ट साइड में कर दिया और कुछ भी नहीं किया। तो ये बन गया हमारा L ग्लूकोज। अब L ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो 2 ऐसे OH है जो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। एक 3rd वाला तो आएगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि वो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में पहले से ही था, प्लस हमारा 5th वाला भी वो लेफ्ट साइड में आ रहा है क्योंकि हमने अभी L ग्लूकोज बनाया, ना कि D ग्लूकोज। ये कंप्लीट हुआ हमारा ग्लूकोज। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो होगा मैनोज। मैनोज बहुत सिमिलर होता है ग्लूकोज से, लेकिन उसमें एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, वो सिर्फ एक OH की पोजीशन का ही होता है। मैं बनाती हूँ, मेरे साथ साथ बनाना। मैनोज में भी 6 कार्बन, पहले 6 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मैंने बना दिए। नंबर दे देते हैं अभी, तो नंबर देंगे जिससे थोड़ा इजी रहेगा, मज़ा आएगा। आपको नहीं देना है तो आपकी इच्छा। 6 कार्बन मैंने बनाया। इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो वो बना दो एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें भी 3rd कार्बन का जो OH है वो लेफ्ट साइड में होता है। इसमें एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है फ्रॉम D ग्लूकोज, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है कि जो 2nd नंबर का कार्बन है, इसमें 2nd नंबर का कार्बन है उसका जो OH है वो राइट साइड में, लेकिन मैनोज का जो 2nd नंबर का कार्बन है उसका OH होता है लेफ्ट साइड में। अब मैं आपको बताऊं कि मैन का नोज कहाँ होता है? ऊपर होता है बॉडी के नीचे होता है? ऊपर होता है। तो इसीलिए जो मैनोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो OH है वो 3rd के ऊपर वाला जो OH होगा वो लेफ्ट साइड में जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो हम गैलेक्टोज का पढ़ेंगे उसमें सेम चीज़ है, 3rd वाला तो लेफ्ट साइड आएगा ही, प्लस उसमें 4th वाला लेफ्ट साइड आएगा। मतलब आप समझ रहे हो? ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3rd वाला OH लेफ्ट में, बाकी सब राइट में। अभी हम सिर्फ D ग्लूकोज कंसिडर करें। अगर आपको कोई बोले ना अगर आपको बोले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ तो L ग्लूकोज नहीं D ग्लूकोज का बनाना होता है, ठीक है? तो D ग्लूकोज का अगर हम बात करें तो 3rd वाला OH है वो लेफ्ट साइड में, लेकिन मैनोज की बात करें, मैनोज और गैलेक्टोज पहली बात तो दोनों में 3rd वाला OH लेफ्ट साइड में आएगा। सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों में कि इसमें 3rd के साथ साथ 2nd वाला OH भी लेफ्ट में होगा, इसमें 3rd के साथ साथ 4th वाला OH भी लेफ्ट में होगा। कौन कौन से? इसमें 2nd और 3rd वाला होगा, इसमें 3rd और 4th वाला होगा। अब आपको कंफ्यूजन होगी कि किसमें 2nd वाला OH लेफ्ट में था, किसमें 4th वाला OH लेफ्ट में था। तो मैंने आपको ये बता दिया कि मैन का नोज ऊपर होता है, तो 3rd वाले के ऊपर जो है वो लेफ्ट में कब आएगा? मैन नोज में। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ये कोई असली बात नहीं है, ठीक है? बाकी जितने भी हैं OH वो मैंने राइट साइड में बना देती हूँ, और जो एक्स्ट्रा वैलेंसीज है उसको हम लोग कवर करेंगे H से।
बस सिंपल, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये है हमारा मैनोज भाई साहब, कंप्लीट, कुछ नहीं। ग्लूकोज में थर्ड वाला OH लेफ्ट में, मैनोज में थर्ड और सेकंड दोनों OH लेफ्ट में। अब गैलेक्टोज खुद बनाओ, जिसमें क्या होगा, थर्ड और फोर्थ OH लेफ्ट में होगा, मैंने बता दिया। बनाओ, चलो पहले खुद बनाओ, फिर उसके बाद मेरे से रीचेक कर लेना। देख लो, अभी ये मैंने बनाया गैलेक्टोस। इसमें क्या किया, जो थर्ड और फोर्थ वाला OH है वो लेफ्ट साइड में आएगा, इसमें सेकंड और थर्ड वाला OH लेफ्ट साइड में आएगा, इसमें सिर्फ थर्ड वाला OH लेफ्ट साइड में आएगा। बस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। बहुत ईजी है स्ट्रक्चर, बिल्कुल भी कुछ हार्ड नहीं है। तो स्ट्रक्चर बना, फिर मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, जो है एपिमर्स। तो एपिमर्स क्या होता है, अगर आपकी OH की पोजीशन चेंज हो रही है दो कंपाउंड के अंदर, तो वो एपिमर है। जैसे कि ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपिमर्स ऑफ कार्बन नंबर 2। मतलब ग्लूकोज और मैनोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोक्साइड है उसका चेंज हो रहा है। कार्बन नंबर 2 का जो हाइड्रोक्साइड है, जो OH है, वो फ्लिप हो रहा है। वो सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड को बोलेंगे एपिमर्स। सिमिलरली ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपिमर्स ऑफ कार्बन नंबर 4। इसको लिख दो बुक में। क्या, ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपिमर्स ऑफ कार्बन नंबर 2, क्योंकि सेकेंड का OH चेंज हो रहा है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज आर एपिमर्स ऑफ कार्बन नंबर 4, क्योंकि फोर्थ कार्बन का जो OH है वो फ्लिप हो रहा है, उसकी जगह फ्लिप हो रही है, वो लेफ्ट में जा रहा है। अब इसका आप नाम, ये लेफ्ट में गया इसलिए L ऐसा मत देना, वो स्ट्रक्चर में ही होता है। जो L और D वाला कंडीशन है वो हम फिफ्थ कार्बन पे देखेंगे, वो हम बाकी किसी कार्बन पे नहीं देखेंगे। तो मैनोज और गैलेक्टोज जो ग्लूकोज के हुए वो है एपिमर्स, वो डिफरेंट है। और कायरल कार्बन जो मैं बोल रही हूँ उससे जो निकालते हैं ये L और D, वो डिफरेंट है। इसके साथ मिक्स भी मत करना, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रक्चर ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज का। अब हम आगे बढ़ेंगे कि ये ग्लूकोज जो है ऐसा, ये ऐसा होता नहीं, ये एक रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वो इस स्ट्रक्चर से रिंग फॉर्म में कैसे जाता है, अब हम वो पढ़ते हैं। चलो अब हम मेन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट चालू करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ लास्ट पढ़ाऊंगी, मतलब लास्ट चीज़ पढ़ाऊंगी कि कैसे हम चेन को साइकिल में कन्वर्ट करेंगे हम खुद से, वो पढ़ाऊंगी। बस ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी ये वाली वीडियो, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो से पढ़ाऊंगी। हम पढ़ेंगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को। हमको क्या करना है, ग्लूकोज का चेन स्ट्रक्चर को हमको रिंग स्ट्रक्चर में लेके जाना है। उससे पहले कैसे स्ट्रक्चर में लेके जाना है मैं बता देती हूँ। अगर हम लोग 6 मेंबर्ड रिंग बनाना चाहे तो वो ऐसी बनेगी। अगर हम लोग 5 मेंबर्ड रिंग बनाना चाहे तो वो ऐसी बनेगी। मैंने O क्यों बनाया वो मैं बताती हूँ। इसको बोलते हैं हम पायरेनोस, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरान। सिर्फ इस रिंग का नाम है। अब हमको क्या करना है, आपके सिलेबस में सिर्फ 6 और 5 कार्बन की रिंग होगी। कार्बन नहीं बोलूँगी, 6 और 5 रिंग होगी। मतलब अगर आपके पास कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसका कार्बन नंबर 6 है तो पायरेनोज रिंग बना देना। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका कार्बन नंबर 5 है तो फ्यूरान रिंग बना देना। बस ऐसा कुछ नहीं, ऐसे तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ही है, बाकी सब छोड़ दो। हमको बेसिकली क्या करना है, ग्लूकोज का जो चेन स्ट्रक्चर है उसको हम लोगों को यहाँ पे लेके आना है। 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, तो हम लोगों को पायरेनोज रिंग बनानी है। सिंपल, सिर्फ इतना करना है। अब वो हम कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर खुद से बनाओ। 6 कार्बन, पहले एल्डिहाइड, फिर कार्बन नंबरिंग करना हो तो कर दो। एल्डिहाइड को खोल के बनाना, CHO मत लिखना। बाकी OH और H जहाँ जहाँ जो जो डालना है वहाँ वहाँ वो डालते जाओ। जब जब सो होना है तब, क्या था, जब जब जो होना है तब तक सो होगा, ऐसा कुछ होता है ना। और ये हुआ CH2OH। इसका जो 5th कार्बन का OH है उसको थोड़ा सा ऐसे बना दो। क्यों मैं बताती हूँ।
हमने क्या किया, छः मेंबर्ड 6 कार्बन चेन बनाई। अब हम क्या देखेंगे, अगर आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री आती हो, जैसा कि मैं अज्यूम करती हूँ आती होगी, तो आपको पता होगा क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो ऑक्सीजन पे आएगा चार्ज नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। इतना समझ में आया? थोड़ा हम केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन पे थोड़ा सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली मैं इसकी बात करूँ 5th कार्बन पे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज अ लिटिल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, इधर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब अगर आप देख रहे हो तो इसका डेल्टा नेगेटिव और इसका डेल्टा पॉजिटिव दोनों अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आया ऑक्सीजन पे, डेल्टा पॉजिटिव आया कार्बन पे, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आया ऑक्सीजन पे, यहाँ पे आया पॉजिटिव हाइड्रोजन पे। तो अब क्या हुआ, इसने क्या किया, इसका डेल्टा नेगेटिव और इसका डेल्टा पॉजिटिव ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके OH बना लेगा। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला और यहाँ पे OH बनाया तो क्या क्या चीज़ें होगी। पहली चीज़ तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा, उसको 2 चाहिए लेकिन एक तो चला गया। दूसरी चीज़, अगर ये H यहाँ पे चला जाएगा तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा ना, तो वो एक कार्बन के साथ तोड़ता है और OH बनाता है, और इधर भी ऑक्सीजन का टूटेगा। तो अब क्या हुआ, हमारे पास कार्बन का एक बॉन्ड कम है। क्यों? क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, इसके आगे स्ट्रक्चर बनाओ, 6 कार्बन अगेन, बाकी सब चीज़ें सेम बनानी है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना। हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन किधर चला गया, ऑक्सीजन के पास। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा तो हमें इतना तो पता है ना कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो 2 ही बॉन्ड बनाएगा। तो वो कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि कार्बन का भी एक बॉन्ड कम है, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड कम है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम खुशी खुशी एक साथ रहेंगे, तो ये ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं। अब समझे, हमने क्या किया, 6 कार्बन रिंग है, उसमें डेल्टा नेगेटिव इधर ऑक्सीजन पे आया, इधर डेल्टा पॉजिटिव आया, इधर डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन पे आया, इधर पॉजिटिव आया। ये हाइड्रोजन, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट किया इन दोनों ने एक दूसरे को, तो हाइड्रोजन बाहर निकल के ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। अब क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उसने कार्बन के साथ तोड़ दिया और हाइड्रोजन के साथ अपना रिश्ता छोड़ दिया। इसमें इसने हाइड्रोजन ने इसके साथ रिश्ता जोड़ दिया। तो अब ये जो दोनों, जिन दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिन बेचारों की कोई गलती थी नहीं, वो दोनों सोचते कि चलो हम दोनों ही सिंगल है और अकेले है, दुखी घूम रहे, तो हम दोनों बॉन्ड बना लेते। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया, और इसको, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेमी एसिटल। ठीक है, इतना समझे। अब हम देखेंगे तो कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा तो रहना पसंद नहीं करेगा। ऐसे क्यों रहेगा, जब वो उसके पास ऐसा बॉन्ड बनाएगा तो इससे बेटर तो ये है कि वो पायरेनो स्ट्रक्चर बना ले, एक रिंग बना ले। तो हम इसका रिंग बनाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो हमको ये पता है कि ये 6 कार्बन है, तो ये पायरेनोज रिंग बनेगी, इतना तो हम सबको पता है। तो हम लोग पायरेनोज बना देते। चलो, इन कार्बन के नाम भी दे देते हैं। ये ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद हम पहले कार्बन से जाएंगे। ये रहा हमारा पहला कार्बन, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ये हमारे कार्बन है। कार्बन नंबर 1 मैं बाद में बताऊंगी कि किसका पोजीशन क्या आएगा। पहले हम चालू करते हैं कार्बन नंबर 2 के साथ। अभी तक इतना तो समझ में आया ना मैंने क्या बोला, कि वापस रिपीट करूँ। जैसे हमने 6 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, वो दोनों ने बॉन्ड बनाया, और क्योंकि ये दोनों अकेले हो गए, फिर बाद में इन दोनों ने बॉन्ड बना दिया, इस वजह से ये क्या बन गया, हेमी एसिटल। अब इस हेमी एसिटल का क्या बनाएंगे, हम इसका रिंग फॉर्म बनाएंगे। तो रिंग फॉर्म बनाते हैं। ओके, तो रिंग फॉर्म में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लेफ्ट साइड चीज़ है उसको हम ऊपर रखेंगे, जो भी राइट साइड की चीज़ है उसको हम नीचे रखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि जब ये वाला सिस्टम होता है ना, तब क्या होता है कि ये दोनों अपनी जगह अदला बदली कर देते हैं। तो मैं इधर ये गलत लिखा है, ये ऐसा होना चाहिए, इधर हाइड्रोजन होना चाहिए, इधर CH2O होना चाहिए, तभी तो सेंस बनेगा। 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, इसकी पूरी रिंग बनी।
समझ रहे हो, ये एक्स्ट्रा में आएगा, हमको रिंग इसकी बनानी है। ये 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, जो कि मैंने वही किया, 5 कार्बन लिखे और एक ऑक्सीजन है। तो पहला कार्बन जैसा कि मैंने बोला मैं बाद में बताऊंगी, हम सेकेंड से शुरू करेंगे। जो भी चीज़ें लेफ्ट में उसको हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। तो लिख दो सेकेंड कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर, तो नीचे क्या आया OH। थर्ड कार्बन का है OH ऊपर, नीचे क्या आया H। फोर्थ कार्बन का H ऊपर, नीचे OH। इसमें CH2OH ऊपर और H नीचे। ये हुआ हमारा ग्लूकोज का रिंग, जो कि पूरा नहीं हुआ, फर्स्ट कार्बन बाकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट कार्बन में H ऊपर OH नीचे या OH ऊपर H नीचे आएगा। तो उसके पहले एक और मुझे स्ट्रक्चर बनाने दो, आप भी बना सकते हो साथ में अगर आपको पहले ही बनाना हो तो। देखो इससे भी मैं बाकी सब सेम करूँगी। ये दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड, दिस इज़ थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन में OH ऊपर, मुझे भी ये स्ट्रक्चर कुछ याद नहीं है, मैं इसी से देख के बना रही हूँ, वैसे याद हो जाना चाहिए तो अच्छा है। दिस इज़ फोर्थ कार्बन, तो H ऊपर OH नीचे, CH2OH ऊपर और H नीचे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इसके H को ऊपर बनाऊं और OH को नीचे बनाऊं, आप सब लोगों को ऐसा ही लग रहा होगा, ऐसा होना चाहिए क्योंकि H लेफ्ट साइड में तो ऊपर होना चाहिए, OH राइट साइड में तो नीचे होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे अल्फा ग्लूकोज। समझ रहे हो, अल्फा ग्लूकोज। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे OH और OH सेम साइड पे। सिमिलरली अगर हम उसको फ्लिप कर दें, अगर हम OH ऊपर रखे और H नीचे रखे, तो अब आप देख रहे हो OH और OH दोनों अपोजिट साइड में आ गए, तो ये हो जाएगा बीटा ग्लूकोज। अब एक और बात, हमने ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर लिया है, हम लोग ने ये डी ग्लूकोज लिया है कि एल ग्लूकोज, हमने डी ग्लूकोज लिया है। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज, इसका होगा बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एल ग्लूकोज लेते तो यहाँ पे अल्फा एल और बीटा एल ग्लूकोज होता, उसमें भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज आता। क्या स्ट्रक्चर में चेंज आता है, फिफ्थ वाले कार्बन का उल्टा हो जाता है, इधर भी उल्टा हो जाता है, इधर भी उल्टा हो जाता, चेंज आता। तो हम लोग ने अभी क्या बनाया था, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। मैं वापस से एक बार रिपीट करती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझोगे तो, नहीं समझोगे तो भी इसी में उलझते रह जाओगे। मैंने 6 कार्बन कंपाउंड बनाया, बिल्कुल वापस बेसिक से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। 6 कार्बन का कंपाउंड बनाया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया। अब मैंने क्या देखा कि इधर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सी से, तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा डेल्टा नेगेटिव और इसको थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव दे दिया। सिमिलरली इधर फिफ्थ कार्बन पे भी यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा डेल्टा नेगेटिव, इधर थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव था, तो ऐसा दे दिया। अब अगर आप सोच रहे हो कि बाकी भी तो कार्बन है जिसके पास OH है, वो क्यों ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 6 कार्बन की रिंग इज़ मोर स्टेबल, तो वो वही बनाने की कोशिश करेगा। 3 या 2 कार्बन की रिंग इतनी स्टेबल नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू 6, तो जब उसके पास मौका है 6 कार्बन बनाने का तो बनाएगा ना वो। तो इसलिए 6 कार्बन रिंग नहीं, 6 मतलब पायरानोज रिंग बनाना उसको पसंद है, वो स्टेबल है, तो वो बनाएगा। तो इसका जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा इधर ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन क्योंकि 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो वो 1 बॉन्ड कार्बन से तोड़ देगा। अब हमने क्या देखा कि एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, ये दोनों अकेले सिंगल बैठे, तो हमने उन दोनों का रिश्ता करा दिया। इसको हम लोग बोलेंगे हेमी एसिटल। अब उनका रिश्ता हो गया तो उनको पता चला कि ये पूरी फैमिली अब एक बन गई है, इसको पूरा साइकिल बनना पड़ेगा वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में रहने के लिए। इस हेमी एसिटल इज़ नॉट दैट स्टेबल, तो हम इसका साइकिल बनाएंगे। तो साइकिल तो हमको पता है क्योंकि 6 कार्बन रहेंगे तो पायरानोज बनेगा, तो हम पहले तो कार्बन बना लेंगे। अब हमें देखना है कौन सी चीज़ ऊपर आएगी, कौन सी चीज़ नीचे आएगी। याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऊपर कुछ भी नीचे नहीं रख सकते। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लेफ्ट में होगी वो ऊपर आएगी, जो भी चीज़ें राइट में होगी वो नीचे आएगी। वही सेम मैंने लिख दी। एक ही से फर्स्ट कार्बन का है। अगर OH और H की पोजीशन हम देखें तो इधर दोनों OH साथ में है तो ये अल्फा ग्लूकोज, इधर दोनों OH ऑपोजिट है इसलिए बीटा ग्लूकोज। सिंपल, यही 6 कार्बन कंपाउंड है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ 5 कार्बन की। 5 कार्बन में सबसे अच्छा है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज देखोगे तो 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन उसको फिर भी हम फ्यूरेन रिंग में रखेंगे। मैं आपको बताती हूँ क्यों। तो चलो फ्रुक्टोज से चालू करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर 6 कार्बन रिंग हो तो पायरेनोज बनाओ, नहीं तो 5 हो तो फ्यूरन बनाओ। सॉरी, करेक्ट कर लो।
सिक्स कार्बन का ही हम पढ़ेंगे रिंग, लेकिन अगर 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है प्लस वो एल्डिहाइड है तो पायरेनोज होगा, अगर वो कीटोन है तो फ्यूरान रिंग बनेगी। ये याद रखना। क्यों? क्योंकि फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ना होके कीटोन ग्रुप है। इसका स्ट्रक्चर करते हैं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो 6 कार्बन है तो हमको पता चल गया, तो 6 कार्बन बना देते। इसकी नंबरिंग भी कर देते हैं अपने इच्छा अनुसार। अब इसका एल्डिहाइड नहीं है फंक्शनल ग्रुप, इसका क्या है? कीटोन। तो क्योंकि कीटोन है तो उसको हम लोग टर्मिनल नहीं रख सकते, इसलिए हम कहाँ रखेंगे? सेकंड पे। ये हमने बना दिया। बाकी अगेन पॉलीहाइड्रोक्सी तो OH OH रखो, इसमें भी सेम थर्ड वाला जो OH है वो लेफ्ट साइड में होगा। बाकी सब सेम ही है और कुछ डिफरेंस नहीं है। दिख रहा है? मैंने कुछ चेंज नहीं किया, खाली थर्ड वाला OH लेफ्ट में लगाया, बाकी सारे OH राइट में लगाया, और जितनी भी वैलेंसीज बची कार्बन की उसको हमने कंप्लीट कर दी हाइड्रोजन के साथ। इसमें भी सेम वही चीज़, क्योंकि ऑक्सीजन है और वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर आएगा डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। सेम हाइड्रोजन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन क्योंकि डेल्टा नेगेटिव है, तो दोनों को एक साथ मिला देंगे। जब इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो हमें बनेगा, तो हमारे पास बनेगा फिर अगेन 6 कार्बन, ये OH CH2OH या फिर लिख दो ये होगा OH, इधर H लगाना भूल गई मैं, ये OH H OH H H और इधर O और H2OH। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेमीकीटल। वो एल्डिहाइड तो इसलिए उसको बोलेंगे हेमी एसिटल, ये कीटोन तो इसको बोलेंगे हेमीकीटल। तो ये बना हम लोगों का फ्रुक्टोज का हेमीकीटल। कार्बन की नंबरिंग हमेशा की तरह हम कर देंगे। अब हम देखेंगे कि इसके पास पॉजिटिव इसके पास नेगेटिव है, तो चलो दोनों सिंगल लोगों को मिला दो, हम मैरिज ब्यूरो का काम कर रहे हैं। तो अब हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। CH2OH, C एक OH है, दूसरा बना रहा है ऑक्सीजन। ये सेम, बाकी सब सेम रहेगा। थर्ड वाला, फोर्थ वाला भी सेम रहेगा, फिफ्थ वाला का ऑक्सीजन इसके पास चला गया और ये H2OH। इसमें भी चेंज हो जाएगा, तो मैं अभी से ही चेंज कर देती हूँ। जैसा हम लोग ने ग्लूकोज में किया था, सेम CH2OH और H चेंज हो जाएगा। बस जो भी हम लोग ने प्रोसेस की रिंग बनाने की वो बिल्कुल सेम रहेगी। अब आप देख रहे हो कि क्यों इसमें 5 कार्बन रिंग बनेगी और क्यों फ्यूरान रिंग बनेगी, क्यों पायरेनोज रिंग नहीं बनेगी? क्योंकि इसमें 2 कार्बन बार छूट रहे। ग्लूकोज में हमने क्या देखा था? यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था तो यहीं से ही रिंग बन रही थी, इसलिए सिर्फ एक ही कार्बन बार छूट रहा था। इसमें क्योंकि कीटोन ग्रुप बीच में, तो बीच में रिंग बनेगी और इस वजह से 2 कार्बन बार छूट रहे हैं, तो अल्टीमेटली कितने की रिंग बनी? 1 2 3 4 और 5, तो इसलिए फ्यूरान रिंग बनती है। नंबरिंग इसकी भी हम देंगे 6 कार्बन, ये रहा। ठीक है, अब इसकी हम बनाएंगे फ्यूरान रिंग। हमको पता है क्योंकि इसका कीटोन है और ये 6 कार्बन है, तो हमको पता है इसकी फ्यूरान रिंग बनेगी, तो हम लोग इसकी ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, मैं फिर 2 बनाऊंगी क्योंकि इसमें भी स्पॉइलर अलर्ट अल्फा बीटा दोनों है। अब देखो, कार्बन नंबर 1 इज नॉट इन द कार्बन रिंग और फ्यूरान रिंग कार्बन नंबर 2 से चालू हो रहा है। 2 का हम करेंगे बाद में, हमेशा की तरह नंबरिंग कर देते पहले 2 3 4 5, 6 और 1 बाहर होगा, इसमें भी 2 3 4 5। ठीक है, थर्ड नंबर का लेफ्ट वाला ऊपर तो OH, H नीचे, फोर्थ वाला H ऊपर, OH नीचे, फिफ्थ वाला CH2OH ऊपर, H नीचे। कुछ नहीं किया, सिर्फ लेफ्ट की जितनी भी चीज़ें थी वो ऊपर, राइट की जितनी भी चीज़ें वो नीचे। सिमिलरली इसमें भी मैं वही काम करूँगी, सेकेंड वाला रहने दूंगी,
थर्ड वाला जो है वो OH ऊपर H नीचे, फोर्थ वाला जो है वो H ऊपर OH नीचे, फिफ्थ वाला जो है वो CH2OH ऊपर और H नीचे। अब हम क्या करेंगे, बीटा और अल्फ़ा बताएंगे। बीटा और अल्फ़ा कैसे पता चलेगा, अगर मैं उधर का CH2OH ऊपर लिखूं और H नीचे रखूं तो हम देखेंगे OH है सॉरी, हम देखेंगे कि ये जो दो है ये दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ये बना अल्फ़ा फ्रुक्टोज। थोड़ी खिचड़ी हो रही है इस डायग्राम की, समझना, लेकिन सेम यहाँ पे मैं उल्टा कर दूंगी, सेम नहीं उल्टा, CH2OH नीचे H ऊपर, सॉरी OH ऊपर, जल्दबाजी नहीं। तो इसमें क्या है, CH2OH दोनों अपोजिट साइड है, तो ये हुआ बीटा फ्रुक्टोज। अब जिनको समझ नहीं आ रही है ये खिचड़ी, उनके लिए मैं ये इरेज करके वापस बनाती हूँ। तो अगर लिखना है तो पहले लिख लो 6 कार्बन रिंग, सेंटर में कीटोन ग्रुप, सेकंड नंबर पे कीटोन ग्रुप, और फिर उसके बाद डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, H गया इधर, और फिर उसके बाद बनाई रिंग, और रिंग बनाने के चक्कर में ये सब गड़बड़ हो गई, बताती हूँ रुको। फिर से बनाते चलो रिंग, अगर आपको वहाँ से देख के बनाते। हमको ये पता चल गया, आपको पता चला कि नहीं कि फ्यूरान की रिंग बनानी है। 2 रिंग में बना देती हूँ। 2 3 4 5, 2 3 4 5, समझे इतना। मैंने क्या किया, 2 को साइड पे रख दिया कि चलो 2 का बाद में देखते हैं। लेफ्ट की जितनी चीज़ें ऊपर, थर्ड का OH ऊपर H नीचे, फोर्थ का H ऊपर OH नीचे, फिफ्थ का CH2OH ऊपर और H नीचे। सेम इसमें भी कर देती हूँ, OH H H OH CH2OH H। अब हमको देखना है सेकेंड नंबर का कार्बन। इसमें जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है वो ऊपर भी हो सकता है और फर्स्ट नंबर का कार्बन नीचे भी हो सकता है। अगर फर्स्ट नंबर का कार्बन ऊपर हुआ तो हम ये देखेंगे कि दोनों CH2OH जो है वो साथ में आ जा रहे हैं, और अगर नीचे हुआ तो ये अपोजिट आ जा रहे हैं। तो इस हिसाब से इसकी नेमिंग भी दी जाएगी। अगर दोनों साथ में आ रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा फ्रुक्टोज। अगर दोनों अलग अलग जा रहे हैं तो इसको हम वो लोग बोलेंगे बीटा फ्रुक्टोज। सिंपल। ये है सब साइकिल के मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का साइकिल का स्ट्रक्चर। अब एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर, जो कि सब फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, लिख तो बुक में, लेकिन एक्सेप्ट ग्रेप्स में नहीं होता। दूसरी चीज़ एक, हाँ, एनोमेरिक क्या होता है, एनोमर क्या होता है। देखो, अल्फा और बीटा फॉर्म है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एनोमर। ये दोनों एनोमर है। सेम हमने ग्लूकोज का भी एनोमर पढ़ा था, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म, उसको हम लोग एनोमर बोलते हैं। बस ये 2 पॉइंट बोलने थे। एक और बात, मैं आपको ये 2 स्ट्रक्चर तो बता दिए, अब मैं कुछ और स्ट्रक्चर आपको खुद बना के आने हैं नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले। तो मैं आपको बोल देती हूँ कौन से बनाने हैं, लिख लो। इन सब के बना के आना है। गैलेक्टोज के, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, सिर्फ रिंग बना के आना है। मैनोज का, फिर राइबोस का ट्राई करना, और सिमिलरली होगा डीऑक्सीराइबोस का। अगर आपको राइबोस का आ जाए तो डीऑक्सीराइबोस का कुछ नहीं है, उसमें खाली आपको सेकंड नंबर कार्बन में से ऑक्सीजन डिलीट कर देना तो हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस। ये चारों का ट्राई करके आना। नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने ही वाली हूँ। और अगर नहीं समझ में आए हो ये स्ट्रक्चर्स, तो वो भी मैं एक बार ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट में वापस ग्लूकोज या फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर से करूँ कि कैसे रिंग में हुआ। बस मुझे बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो बस इसको कंप्लीट करना नेक्स्ट लेक्चर से पहले। टेक्स्ट बुक में से एक बार पढ़ लेना, बिल्कुल हार्ड नहीं। आज तो मैंने कुछ खास पढ़ाया भी नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ाई है। तो अगर कोई क्वेश्चंस है तो उसको सॉल्व कर लेना। तो बस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहो।